हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो स्टडी मटेरियल का एमसीक्यू जो दिया हुआ है आपका, उस स्टडी मटेरियल को हम डिस्कस करेंगे आज सीएस एग्जीक्यूटिव का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शेयर होल्डर वेल्थ इन द फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय दिस। शेयर होल्डर वेल्थ इन द फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय, शेयर होल्डर जो वेल्थ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, शेयर होल्डर वेल्थ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक्स। ठीक है, ये हो जाएगा वेल्थ। इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहा जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर। अब देखिएगा, फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी क्या क्या है? फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो हम निकालते हैं। दूसरी बात, रेजिंग फंड्स, फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजर का जो मैंने डिफिनेशन बताया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ estimation of finance, procurement of finance, effective and efficient utilization of finance in your business organization, that is the financial management। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें फोरकास्टिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट, रेजिंग ऑफ फंड्स होता है, फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट भी हो जाता है। फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस फ्यूचर, बिजनेस फ्यूचर जो है ये फाइनेंस मैनेजर का काम नहीं है। बिजनेस का क्या फ्यूचर है, ये फाइनेंस मैनेजर का काम नहीं है। दैट इज द, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर का कौन सा ड्यूटी नहीं है? तो फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस फ्यूचर, ये फाइनेंस मैनेजर का ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंस में आपका दो मेन चीजें होता है, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। यहाँ पे एंड आर द टू वर्जन्स ऑफ गोल्स ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a discounted cash flow techniques of capital budgeting। तो कैपिटल बजटिंग में हमने कहा था कि दो टाइप की टेक्निक होता है। एक तो होता है डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड में क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, आईआरआर होता है, और आपका होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये डिस्काउंटेड टेक्निक्स है, डिस्काउंटेड टेक्निक। अब आता है विदाउट डिस्काउंटेड टेक्निक्स, विदाउट डिस्काउंटेड टेक्निक्स। विदाउट डिस्काउंटेड टेक्निक्स में क्या किया जाता है? सबसे पहले होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और विदाउट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, विदाउट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये दोनों आपका विदाउट डिस्काउंटेड टेक्निक्स है। तो इसमें ये विथ डिस्काउंटेड टेक्निक्स है, विथ डिस्काउंटेड टेक्निक्स है, विथ डिस्काउंटेड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? नॉट डिस्काउंटेड। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एक बात है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारा होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जब एक ग्रेटर होता है तो हमारे पास क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है। दिस इंप्लाइज दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है। दिस इंप्लाइज दैट आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। जब ये आपका लोअर होता है तो दिस इंप्लाइज दैट नेट प्रेजेंट लोअर देन जीरो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लोअर देन 1, आईआरआर लोअर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। यह अगर इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल, ये अगर दोनों इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा, ये भी आपका इक्वल 1 होगा, ये 0,
0 और ये आपका यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट इक्वल टू 0। ये रिलेशन आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। उसी रिलेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा पीआई ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेस देन 1, पीआई ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेस देन 1। यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है लेस देन 1, पीआई ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेस देन 1 दिया हुआ है। तो जब लेस देन 1 है तो हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0, आईआरआर लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर उन्होंने लिखा है कि पीआई लेस देन 1, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी लेस देन 0, नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी लेस देन 0। ये 1 से कम है तो ये 0 से कम होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। और आईआरआर लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। तो ये 5th नंबर आंसर आपका करेक्ट है। अब देखिएगा यहाँ पे उन्होंने कहा व्हिच ऑफ द what is the earning per share of the company earned 1 lakh last year after profits and 2 lakh common shares outstanding 1.2 रिटेन अर्निंग। ये रिटेन अर्निंग का कोई ईपीएस निकालने में जरूरत नहीं होती है। तो ईपीएस इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख ये दिए तो 0.50 ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मैंने पोर्टफोलियो में आपको समझाया होगा। दिस इज द फॉर्मूला वेयर आरएफ इक्वल टू क्या होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज द सिस्टमेटिक रिस्क बीटा आर ए माइनस आर एफ, आर ए माइनस आर एफ एक मार्केट प्रीमियम होता है और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। और जब मार्केट रिस्क प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल रिस्क प्रीमियम हो जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट। इसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं एज पर सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग सीएपीएम। तो आपका बीटा दिया हुआ 1.4, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न 16% दिया हुआ है, तो 18.8 दिस इज योर आंसर। अब देखिए डिग्री ऑफ सुपर लीवरेज कंबाइंड लीवरेज शुड बी कैलकुलेटेड। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैसे निकाला जाता है समझिएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमारे पास कैसे होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। अगर इसमें हम ईबीआईटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईबीआईटी को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फॉर्मूला को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई, इस ईबीआईटी को यहाँ ले आइए, इसको हम यहाँ पे चेंज कर दीजिए। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो ये हो जाता है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये हो जाता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और दोनों का मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो कंबाइंड लीवरेज का हम कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिग्री ऑपरेटिंग और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है। हमने क्लास में डिस्कस किया होगा बहुत अच्छे से। ये जो फॉर्मूला है, who formulated the following model estimating the market price of the equity, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी बनाने के लिए कौन किसने बनाया, तो मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय इनटू आर डिवाइडेड बाय के ई, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाय के ई। दिस इज द वाल्टर्स मॉडल इन्होंने बताया, वाल्टर्स साहब ने बनाया, वाल्टर्स मॉडल है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा कि यही फॉर्मूला उन्होंने लिखा हुआ है और डिविडेंड पर शेयर ईपीएस ये होता है। तो जेम्स ई वाल्टर्स ने मॉडिफाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ मोदी गिलानी मिलर मॉडल। तो मोदी गिलानी मिलर मॉडल का परफेक्ट मार्केट एजम्पशन होता है। इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, ये भी इसका है एजम्पशन। एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, टैक्स नहीं होता है। यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको वो एजम्पशन, ये दिस इज नॉट योर एजम्पशन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो डिसाइडिंग द डेप्ट कैपेसिटी ऑफ द फर्म। कैश फ्लो कवरेज रेशियो का मोस्ट सुटेबल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा कैश की इनफ्लो होगा उतना ज्यादा आप इंटरेस्ट पेमेंट के एबल होंगे, ठीक है ना बेटा। अब चलिए आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following is the most popular method of estimating the cost of capital? तो ये कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, डिविडेंड यील्ड मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, अर्निंग यील्ड मेथड। सबसे अच्छा है आपका ये डिविडेंड यील्ड मेथड। क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। गॉर्डन डिविडेंड डिस्काउंटेड मॉडल ये होता है K इक्वल टू D1 P0 प्लस G। अर्निंग यील्ड मेथड क्या होता है आपका? EPS अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अब आता है वेट, यहाँ पे कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल क्या होता है? K इक्वल टू, मैंने अभी जो बताया था, रिस्क फ्री प्लस बीटा RM माइनस R। ये आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे है। तो ये आपका मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, ठीक है। अब चलिए, which one of the following is not internal factor affecting the weighted average cost of capital? तो मार्केट रिस्क प्रीमियम ये इंटरनल फैक्टर नहीं है। इंटरनल फैक्टर क्या है? इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, कंपनी की अपनी इंटरनल फैक्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, कंपनी की अपनी पॉलिसीज है। डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी की अपनी पॉलिसी है। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का इंटरनल फैक्टर हो सकता है। लेकिन मार्केट में क्या रिस्क प्रीमियम होगा इन्वेस्टमेंट करने से इक्विटी को, वो आप कंपनी इंटरनल फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर द एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर पहले किसे कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है जो आप कैपिटल रेज करते हैं, कैपिटल आप मार्केट से रेज करते हैं, और रेज करते हैं तो आपका डेप्ट, प्रेफरेंस और इक्विटी की क्या प्रोपोर्शन है। जैसे मान लिया जाए डेप्ट आपने 10 लाख रेज कर दिया, ये आपने 15 लाख रेज कर दिया, ये आपने 25 लाख रेज कर दिया, तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल का स्ट्रक्चर। तो कह रहे हैं मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर द एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। कंपैरेटिव एनालिसिस आपका जो होता है मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द फर्म इज पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी फाइनेंशियल लीवरेज? तो इंटेंसिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ये फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द फर्म इज पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय द फर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, देखिए, which combination of the following two statements the IRR of the project discounted rate is the discounted which reduce net present value to 0। अब देखिएगा, हम कहते हैं डिस्काउंटेड रेट हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। मैंने आपको क्या बताया था, एक बात को समझिए। हमने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इंप्लाइज दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपको हमेशा कैपिटल बस्टिंग का जो मान के रखना पड़ेगा। फिर मैंने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दिस इंप्लाइज दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1। दिस इंप्लाइज दैट IRR लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर बताया था प्रॉफिटेबिलिटी
this equal to present value of cash outflow. This implies that net present value greater equal to 0. This implies that profitability index equal to 1. This implies that IRR equal to cost of capital. Cost of capital. अब आपको इन्होंने क्या बोला, ये चीजें हमेशा आपको आएगा, जो आपके माइंड में रहना चाहिए चीजें. द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज द डिस्काउंट रेट व्हिच रिड्यूस नेट प्रेजेंट वैल्यू 0. अब आपको IRR इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट कहा जाता है. डिस्काउंट रेट कहा जाता है. अगर IRR डिस्काउंट रेट हो जाए, IRR डिस्काउंट रेट हो जाए, तो उस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. हाँ जी, IRR अगर इक्वल डिस्काउंट रेट हो जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है. दूसरी, प्रोजेक्ट इज वर्थ एक्सेप्टिंग IRR एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब देखिएगा, IRR जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू 1 से 0 से ज्यादा होगा, PI आने वाला पैसा ज्यादा होगा, जाने वाला पैसा है. तो इस केस में हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है इस केस में. तो उन्होंने कहा जब IRR ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे. हाँ जी, एक्सेप्ट करते हैं इस केस में. ये दोनों, इसमें एक्सेप्ट करते हैं, इसमें भी एक्सेप्ट करते हैं, इसमें रिजेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट को. ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट A एंड R आर करेक्ट. ठीक है ना बेटा. अब आगे की ओर बढ़ते हैं. Which of the following is the two statement is this? A company should pay minimum dividend to the shareholder. अब देखिएगा, धीरू भाई अंबानी ने कंपनी स्टार्ट किया था और उन्होंने जितना कमाया उस कमाई हुई पैसे को रिटेन करता था, रिटेन करके री इन्वेस्ट करता था, रिटेन करता था, री इन्वेस्ट करता था. आज दुनिया का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उसने, धीरू भाई अंबानी ने. तो ये जो पैसा उसने कैसे इकट्ठा किया, कमाई हुई पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में, उन्होंने री इन्वेस्ट करता था पैसा. तो इसीलिए ये आपका बेस्ट आपकी पॉलिसी होती है. कंपनी शुड पे मिनिमम डिविडेंड. मिनिमम डिविडेंड पे करना चाहिए, रिटेन करके इन्वेस्ट करके मार्केट कैप्चर करना चाहिए. ठीक है, ये करेक्ट है आपका. डिविडेंड आर हेवीली टैक्स्ड कैपिटल गेन. ये तो टैक्स रेट के बेसिस पे डिपेंड करता है. और डिविडेंड जो जनरली होता है वो ज्यादा टैक्सेबल होता है कंपेयर टू कैपिटल गेन के. तो बेटर होता है कि हम डिविडेंड ना दें. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी. डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे वाल्टर्स मॉडल था, गॉर्डन्स मॉडल था और रिजिडुअल मॉडल था. ठीक है, और भी मॉडल्स है. यहाँ पे मोडिग्लानी मिलर मॉडल है. तो ये रिलेवेंट, ये कहता है डिविडेंड पॉलिसी रिलेवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म. ये कहता है इरिलेवेंट, इरिलेवेंट होता है. मोडिग्लानी साहब क्या कहते हैं, इरिलेवेंट. तो एमए मॉडल कहता है इरिलेवेंट, मोडिग्लानी मिलर मॉडल कहता है इरिलेवेंट. ये सारे वाल्टर साहब, गॉर्डन साहब, रिजिडुअल, ये सारे क्या कहते हैं, रिलेवेंट होता है. 19. Palo Auto Industries has a debt to equity ratio 1.6 compared to the industries 1.4. This means that तो इनके पास डेप्ट ज्यादा है, इनके पास इंडस्ट्रीज के पास डेप्ट कम होता है. ठीक है, तो डेप्ट टू इक्विटी तो हैज अ ग्रेटर एवरेज रिस्क. तो इसके पास, जिसके पास डेप्ट ज्यादा होता है उसको रिस्क ज्यादा होता है. हायर द डेप्ट हायर द रिस्क, ये आपको लीवरेज एनालिसिस में मैंने बताया होगा. हैज अ ग्रेटर एवरेज रिस्क व्हेन कंपेयर टू द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज से कंपेयर करने पे उनके पास ये रिस्क ज्यादा है. नेक्स्ट देखिएगा, इफ अ कंपनी इशू बोनस शेयर्स द डेप्ट इक्विटी रेशियो विल इंप्रूव. बोनस शेयर इशू करेगा तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज करेगा, विल इंप्रूव डेप्ट इक्विटी रेशियो. अब देखिएगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द सूर्यांश लिमिटेड, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड
अब सुनिएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, सुनिएगा एकदम अच्छे से सुनिए। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ऑपरेटिंग साइकिल, हमारे पास कैश होता है, हम इस कैश को क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज और स्टॉक करते हैं। इसको रॉ मटेरियल परचेज करके हम स्टॉक करते हैं। तो स्टॉक पीरियड होता है, रॉ मटेरियल परचेज होल्डिंग पीरियड होता है। यहाँ पे सपोज कीजिए 30 डेज हमने स्टॉक किया, इसके बाद मैंने वर्क इन प्रोग्रेस में भेजा इसको, वर्क इन प्रोग्रेस, हमने काम करने के लिए इसको भेजा फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में मान लो 50 दिन रह जाता है, फिर फिनिश गुड्स बन जाता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के रूप में हमारे पास पैसा रह, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के रूप में हमारे पास पैसा रह जाता है। सपोज कीजिए 40 डेज हमारे पास फिनिश गुड्स के, फैक्ट्री से वर्क गुड्स बनने के बाद फिनिश गुड में स्टॉक हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं तो डेटर के पास चला जाता है, तो क्रेडिट पे सेल करते हैं तो डेटर के पास सपोज कीजिए 60 डेज हो जाता है, और 60 डेज बाद फिर आपको कैश आ जाता है। तो ये जो पीरियड होता है इसको कहते हैं करंट एसेट साइकिल, करंट एसेट साइकिल। तो करंट एसेट साइकिल क्या होगा, 30 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60 आपको 180 डेज हो जाएगा। अब आपको हम क्रेडिट लेते हैं तो क्रेडिटर साइकिल होता है, क्रेडिटर साइकिल। तो ये सबका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक, एवरेज क्रेडिटर होता है, और रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इंटू 365। अगर पर डे का रॉ मटेरियल परचेज दिया हो तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 365 से डिवाइड कीजिएगा तो 365 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये गेट कैंसिल, तो ये रॉ मटेरियल परचेज पर डे हो जाता है। इसको हम करेंगे रॉ मटेरियल परचेज पर डे। तो रॉ एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज क्रेडिटर डिवाइड बाय एवरेज रॉ मटेरियल परचेज पर डे, ये होता है क्रेडिटर साइकिल। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल स्टॉक साइकिल क्या होगा, तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल स्टॉक पर डे या पर ईयर, तो पर ईयर होगा तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर ईयर होगा तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर डे होगा तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे, फिनिश गुड्स, एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होल ईयर इंटू 365, एवरेज डेटर, सेल्स पर डे, ऐसे करके निकालते हैं। और यहाँ पे क्रेडिटर साइकिल जो होगा उसको माइनस करेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है और यहाँ पे दिया एवरेज रॉ मटेरियल स्टोर परचेज क्रेडिट कंज्यूमर पर डे दिया हुआ है 10,000। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक पीरियड कैसे बनता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हो तो नहीं दिया हो तो परचेज पर डे लिख देंगे, परचेज पर डे लिखेंगे। या अगर ये ईयर में दिया हो तो ईयर वाली यहाँ पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पर डे दिया हो तो पर डे में 365 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अगर यहाँ ईयर वाली रखनी है तो 365 से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे पर डे दिया हुआ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करनी है 365 से। अब देखिएगा यहाँ पे 20 डेज आपका स्टॉक में रॉ मटेरियल रहता है, इसका मतलब ये हुआ
वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 3 लाख है, तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल पर डे आपको 12,000 है, तो ये 24 डेज हो जाएगा। फिनिश गुड्स, एवरेज फिनिश गुड्स 1,80,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ 18,000, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हो जाएगा, तो यहाँ पे 18,000। 10 डेज फिनिश गुड्स में आपका रहता है। डेटर्स एवरेज सेल्स पर डे, सेल्स आपको दिया होगा यहाँ पे। रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब आप क्रेडिट में आपने सेल किया, वो रिसीव करनी है आपको 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, ये इतना हो गया। तो करंट एसेट साइकिल 69 डेज हो गया। क्रेडिटर आपका दिया हुआ है, एवरेज पेबल आपको दैट इज अ क्रेडिटर 1,80,000, परचेज आपको 10,000 से है 18, तो 51 डेज वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा। ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा, रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज विद अ डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कंपेयर्ड विद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मैंने बताया था, दिस इज द एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दिस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है आपको समझना पड़ेगा, ये दो सिक्योरिटीज के रिस्क को बदलाता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपका ये आपका +1 है, सबसे हाईएस्ट रिस्क है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस -1 है, सबसे लोएस्ट रिस्क है। ठीक है, तो उन्होंने वही कहा रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज कैसे बतलाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से बताया जाता है। A portfolio having two risky securities can be turned riskless। तो रिस्कलेस कब होता है, जबकि यहाँ पे ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय दिस। तो कंपेयर करने में आसान रहेगा आपको। सपोज करो कंपनी ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कंपनी बी का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए होगा, ये होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन बी, मीन बी, तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहां से कंपेयर करने में आसान होता है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से भी रिस्क को क्या करते हैं, दो सिक्योरिटीज की रिस्क को कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो है ही नहीं, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। दिस द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय रिटर्न, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय रिटर्न, दो सिक्योरिटी को कंपेयर करने में आसान रहेगा इसको। ठीक है, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है वो आपको सेलेक्ट करते हैं। अब देखिएगा, अ पोर्टफोलियो हैविंग टू रिस्की सिक्योरिटीज कैन बी टर्न्ड इन रिस्कलेस, तो इसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है, कोरिलेशन। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को +1 होता है, इसको कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। और यहां पे क्या होता है, RXY -1, इसको कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ये आपको लोएस्ट रिस्क होता है, लोएस्ट रिस्क, रिस्कलेस भी कह सकते हैं इसको, लोएस्ट रिस्कलेस भी और रिस्कलेस। इसको हाईएस्ट रिस्क सिक्योरिटीज कहा जाता है, हाईएस्ट पेयर ऑफ, हाईएस्ट रिस्क पेयर ऑफ द सिक्योरिटीज, पेयर ऑफ सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो उन्होंने कहा पोर्टफोलियो हैविंग टू रिस्की सिक्योरिटीज कैन बी टर्न इनटू रिस्कलेस, रिस्कलेस को टर्न करेंगे, सिक्योरिटीज आर कंप्लीटली नेगेटिव कोरिलेटेड, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है। ठीक है, अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सिस्टमेटिक रिस्क के बेसिस पे है। अब पोर्टफोलियो
अब देखिएगा, a portfolio company two securities A and B, expected return on the both the security 12% and 16%, determine the portfolio return A। अब देखिएगा, पोर्टफोलियो रिटर्न का तो ये फॉर्मूला आता है, रिटर्न ये, वेट ये। अगर मान लीजिए वेट ए आपका 40% है, तो वेट ए प्लस वेट बी आपको 100% होनी चाहिए। दैट इक्वल टू वेट बी कितना होना चाहिए, 60% होनी चाहिए। ये 0.4 है तो 0.60 होनी चाहिए, दैट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपका होता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला हो जाएगा रिटर्न ए वेट ए प्लस रिटर्न बी वेट बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 14.4, ये आपका आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला होता है। अब आपका नेट इनकम अवेलेबल टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय द कॉमन इक्विटी यूज टू कैलकुलेट, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न फॉर अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन, ये हो जाएगा। In weighted average cost of capital, a company can affect its capital through all the above. पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इस पे भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट वेट ऑफ डेप्ट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन चेंज होने से वेट चेंज हो जाएगा, तो उस पर डिपेंड है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस वेट ऑफ प्रेफरेंस, तो कॉस्ट पे डिपेंड करेगा और उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड। पॉलिसी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पॉलिसी से कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। और रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एंड वे कंसीडर्ड बाय वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक होल्डर इज क्लासिफाइड एज बीटा। बीटा क्या होता है, ये आपको एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क माना जाता है इसको, रिस्क। A risk associated with the project we considered by the well diversified stockholder is classified as beta risk, systematic risk, ठीक है। If the return on the common stock 14% and treasury bill is 5%, then current market risk premium, मार्केट रिस्क प्रीमियम आर ए माइनस आर एफ होता है 0.9, ये हो जाएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 0.4 है, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.4 है, तो रिटेंशन रेशियो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, पेबैक पीरियड निकालने के लिए पूछी गई है यहाँ पे, व्हाट इज द पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट द कॉस्ट 1,20,000। आपके पास यहाँ पे कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे बताया है आपकी इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है। यील्ड टैक्स आफ्टर टैक्स, फर्स्ट ईयर में कैश की इनफ्लो 20,000 है, सेकेंड ईयर में कैश की इनफ्लो आपका 22,000 है, थर्ड ईयर में कैश की इनफ्लो 25,000 है, फोर्थ ईयर में कैश की इनफ्लो 27,000 है, फिर यहाँ पे फिफ्थ ईयर में कैश की इनफ्लो 48,000 है, सिक्स्थ ईयर में आपकी कैश की इनफ्लो 50,000 रुपीज है। तो पेबैक पीरियड निकालनी है, पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है ईयर लैप्स डिवाइडेड बैलेंस टू रिकवर कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर। अब देखिएगा, पहले साल 20,000 रुपया आया, हमें रिकवर करनी है 1,20,000, 20,000 में रिकवर नहीं होगा। दूसरे साल 22 आया, तो 22 आया तो इसका मतलब 2 साल में कितना आया, तो 20,000 पहले साल में आया, 22,000 सेकेंड ईयर में आया, दोनों को ऐड करने पर 42 आया, ठीक है ना। अब आपको तीसरे साल में कितना आया, 42,000 आया प्लस 25,000 आया, ठीक है, 3 साल में इतना आया। चौथे साल में कितना आया, 67 3 साल तक आया, आज चौथे साल में 27 और आ गया, तो 94,000 रुपीज आ गया 4 साल में। लेकिन आपको रिकवर करनी है 1,20,000, तो 1,20,000 रिकवर करनी है,
94,000 आपको आ गया यहाँ पे, तो 26,000 अभी भी रिकवर करनी है फिफ्थ ईयर में। लेकिन फिफ्थ ईयर में 48,000 आएगा, तो पूरे साल तो आपको नहीं आएगा ना। तो आपको यहाँ पे जब बैलेंस अमाउंट आपको ज्यादा हो जाएगा रिकवर करने से कैश इनफ्लो, तो उस केस में हम स्टॉप करते हैं। तो बैलेंस टू रिकवर यहाँ पे देखते हैं। तो 1,20 रिकवर करना था, इतना रिकवर हुआ, तो 26,000 अभी रिकवर करना बाकी है। ये 26,000 कहाँ से रिकवर होगा, तो 48,000 से रिकवर होगा। तो यहाँ पे 48,000 लिखेंगे, तो 4 + 5.4 ईयर आपका पे बैक पीरियड हो जाएगा, जो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब प्रोजेक्ट की आउटफ्लो कितनी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए आप 32,000 आपको 0 ईयर में आउटफ्लो दिया हुआ है। नेट का 1 साल 2 3 8,000 रुपीज दिया हुआ है, 12,000 रुपीज दिया हुआ है, 17,000 रुपीज दिया हुआ है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब वो प्रेजेंट वैल्यू 33,000 इतना आ जाएगा, जो यहाँ पे निकाली गई है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हो जाएगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ कंपनी सेल 1 लाख at the rate of 10% per unit, variable cost rupees 5 lakh, contribution rupees 5 lakh, fixed cost 3 lakh, net profit 2 लाख। तो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे 10 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, 1 लाख सेल कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 5 लाख है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 5 लाख हमारे पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। 1 लाख यूनिट हम सेल करते हैं, तो यहाँ पे ₹5 हो जाएगा। तो ₹10 माइनस ₹5 दैट इक्वल टू ₹5 आपका ये हो जाएगा। सेलिंग प्राइस बीपी आपका कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई, ये यूनिट में हो जाएगा इतना, बीपी इन यूनिट्स। जब सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रेवेन्यू आ जाएगा 6 लाख। अब देखिए, अ फर्म विद अ हायर ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाता है, हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन, हाई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। और फाइनेंशियल लीवरेज हाई होता है तो हाई फाइनेंशियल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। फ्लोटिंग कॉस्ट शुड बी, फ्लोटिंग कॉस्ट एक्चुअली क्या होता है, जब कैपिटल हम रेज करते हैं, आप पैसे को उठाने में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको फ्लोटिंग कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या, फ्लोटिंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूडिंग दैट इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्यूटेड। मैंने आपको इनिशियल कॉस्ट प्रोजेक्ट को लगाने में, पैसा उठाने में जो खर्च होता है उसको फ्लोटिंग कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है ना बेटा। तो फोर्थ पार्ट नेक्स्ट में, मिस्टर वर्मा इज इवैल्यूएटिंग टू कन्वेंशनल इंडिपेंडेंट कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई। दो प्रोजेक्ट है एक्स और वाई। ठीक है। बाय मेकिंग यूज ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड एनालिसिस। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट किसे कहा जाता है, अगर किसी प्रोजेक्ट को आप इवेल्युएट कर रहे हैं और उसमें रिस्क और रिस्क के साथ साथ प्रीमियम को ऐड करके निकालते हैं, दैट इज अ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। प्रोजेक्ट एक्स हैव बीन इंटरनल रेट्स ऑफ रिटर्न 16% है और वाई का 12% है। IRR ये 16% है, ये 12% है। द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट एक्स, डिस्काउंट रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ये आपको 18% है और दूसरे में आपको 10% है। कौन सी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, ऑफ कोर्स रिटर्न हाई होना चाहिए डिस्काउंट रेट से, कॉस्ट से हाई होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है।
तो रिजेक्ट प्रोजेक्ट एक्स, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट वाई, इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और फर्म्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डिपेंड्स प्राइमरली अपॉन इट्स लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे पास कैसे निकलता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, हमारे सेल निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट निकलता है, इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस फिक्स कॉस्ट आता है, उसके बाद ईबीआईटी आता है। तो ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होता है तो डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होता है, लो होता है तो डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज लो होता है। तो और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेस ड्यू टू द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना बेटा। चलिए, ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर ईपीआई सीबीएस। देखिएगा, इन डिफरेंस एनालिसिस होता क्या है, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इंडिफरेंट पॉइंट होता है, इंडिफरेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी। मान लो 55 लाख है, तो इस पे चाहे आप डेप्ट से पैसा उठाएं, चाहे पैसा आप इक्विटी से उठाएं, दोनों पे ईपीएस आपका क्या होगा? सेम होगा। ईपीएस आपका क्या होगा? सेम होगा। अगर आपके बिजनेस में ईबीआईटी इससे कम आता है, अगर 50,000 आता है, 50 लाख आता है, तो इक्विटी फाइनेंस बेटर होता है, इक्विटी फाइनेंस बेटर। अगर इससे ज्यादा आता है, 60 लाख आता है, तो डेप्ट बेटर होता है। ये इक्विटी फाइनेंस लोअर में है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेप्ट हायर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पे कॉस्ट ऑन डेप्ट लोअर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होता है। तो ये बतलाता है कि इसमें आपको ईबीआईटी और ईपीएस के बीच की रिलेशन को बदलाता है, इन डिफरेंस लेवल, ठीक है ना। तो एग्जामिन ईपीएस रिजल्ट ऑन ईपीएस, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज break even analysis, if selling price per unit rises, all the over variable cost remain the constant, the operating break even point will be fall। अब देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। इन्होंने कहा कि मान लो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट मान लो 60,000 है, आपकी सेलिंग प्राइस सपोज कीजिए पहले है 14 रुपीज, अब वेरिएबल कॉस्ट है आपका, वेरिएबल कॉस्ट मान लो यहाँ पे 8 रुपीज है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60,000 डिवाइडेड बाय 6 दैट इक्वल टू 10,000। अब मान लो 60,000 फिक्स कॉस्ट है, लेकिन सेलिंग प्राइस आपका, सेलिंग प्राइस 20 रुपया हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5,000 हो जाएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस राइजेज करेंगे, बढ़ेगा, तो फिक्स को बीपी क्या होगा? यहाँ पे गिरेगा, 5,000 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 यूनिट्स है फॉल, ठीक है। एबीसी लिमिटेड है 10 लाख will be invested in equity investment as a beta 2.25। The current risk free rate of return आपको कितने हैं? 2.2। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 2.5% है, बीटा 2.25, and the market requires
8% risk premium, market risk premium RA minus RF that equal to 8%. What should be the return? The return आपको 20 पॉइंट इतना हो जाएगा, रिस्क फ्री प्लस बीटा RA माइनस RF अवेलेबल 20.5, 1 लाख रुपीज आपके पास है तो 20.5% ऑफ 1 लाख 20,500 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए रिटर्न अर्निंग आर, व्हाट इज द रिटर्न अर्निंग आर? क्यूमुलेटिव अर्निंग ऑफ द कंपनी आफ्टर डिविडेंड। ठीक है, जो डिविडेंड देने के बाद पैसा बचता है क्यूमुलेट करके उसको रिटर्न अर्निंग कहा जाता है। गिवन द टू स्टॉक्स ए एंड बी बीटा, अब इसमें दोनों स्टॉक में कौन सा बेटर है? तो अगर कोई कंपनी ए कंपनी है बी कंपनी है तो एक्चुअल रिटर्न हम देखते हैं, एक्चुअल रिटर्न, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कंपेयर करते हैं एज पर सीएपीएम जो ये निकाली गई है। तो जो ज्यादा एक्चुअल रिटर्न होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और जो क्वेश्चन में रिटर्न दिया रहता है उसको एक्चुअल मानते हैं। अब देखिएगा, हमने ये कंपनी ए के बारे में हमने सोचा था 9.8% रिटर्न आएगा, लेकिन कंपनी ने दिया कितना 12% रिटर्न। अच्छा दिया ना, कितना ज्यादा दिया 2.2% ज्यादा दे दिया। बी के केस से हमने सोचा था 12.2% रिटर्न आएगा, कंपनी ने 14% दिया, कितना ज्यादा दिया तो 1.8% ज्यादा दिया। तो बेस्ट कौन ज्यादा दिया? तो ये कंपनी ज्यादा बेस्ट है ये, बिकॉज इट ऑफर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सेस 2.2 ज्यादा दिया ना, 9.8 से ज्यादा दिया। और बाकी सब तो हम सीएपीएम के बेसिस पे निकाला गया है। सीएपीएम में आरए माइनस आरएफ इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट दिया हुआ है 0.9 और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इतना दिया हुआ है, तो आरए माइनस आरएफ कितना होगा 0.09 माइनस 0.05 0.04 दैट इक्वल टू 4%। ठीक है, तो ये 4% आरए माइनस आरएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement is consistent with the dividend irrelevance theory? The investment decisions are solely determined on the shareholder wealth, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, the is the proportion of earning that are paid to the common shareholder in the of the cash dividend, that is the dividend payout ratio। जो dividend payout ratio होता है अर्निंग का वो पार्ट जो dividend पेमेंट करते हैं, that is the dividend payout ratio। और डिविडेंड पे आउट रेशियो से जो बचता है उसको कहते हैं रिटेंशन रेशियो, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चांद कम्युनिकेशन हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंपनी कैपिटल बजटिंग कितनी है, इतनी है। कंपनी टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर कितनी है 70%, डेप्ट है 30%, इक्विटी है। इसका मतलब 5 लाख रुपया में आप डेप्ट से कितना इन्वेस्ट करेंगे और इक्विटी से कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो 70% ऑफ 5 लाख, 30% ऑफ 5 लाख, ये 3,50,000 हम डेप्ट से पैसा उठाएंगे, 1,50,000 हम इक्विटी से उठाएंगे। अब देखिएगा कंपनी नेट इनकम कितनी है 1,50,000, हम डिविडेंड कितना पेमेंट करेंगे। अब सुनिएगा 45 लाख हमारे पास, जीरो थप देंगे क्योंकि 50 लाख है ये, 45 लाख हमारे पास प्रॉफिट है, उसमें 15 लाख हम क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे, तो 30 लाख हम डिविडेंड पेमेंट करेंगे। तो आउट ऑफ 45 लाख हमने 30 लाख डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड परसेंटेज क्या 66.0, दिस इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो। Which of the following statement is a true? तो इसमें क्या है, द बीटा ऑफ द स्टॉक इज प्राइमरी डिटरमाइंड कोरिलेशन, ये ठीक है क्योंकि बीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोवेरिएंस सिक्योरिटी एंड मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, इसका ये भी फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ठीक है, द सिक्योरिटी रेट फॉल्स above सिक्योरिटी मार्केट लाइन अंडर वैल्यू, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन
मान लो ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, तो इससे अगर मान लिया जाए ऊपर जाता है, इससे अंदर आता है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। सिक्योरिटीज आर फॉल टू बी अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। सिक्योरिटी दैट दिस, तो इससे आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपका ट्रू है। देखिएगा द एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट, मार्केट का रिटर्न कितनी है, यहाँ पे 15% है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितनी है, 7% है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास कितनी है, 17.40% है। तो बीटा निकालनी है, ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो ये 17.40 दिया हुआ है, ये 7% दिया हुआ है, प्लस बीटा ये आपको 15% दिया हुआ है, 7%, तो बीटा निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द कोवेरियंस ऑफ दिस, कोवेरियंस इतना दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इतना दिया हुआ है, मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक इतना दिया हुआ है। व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट का कोवेरियंस एस्टिमेशन सिक्योरिटी एस्टिमेशन मार्केट ऐसे होता है, तो ये कोफिशिएंट ये ऐसे हो जाता है, कोवेरियंस सिक्योरिटी एंड मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, वैल्यूज पुट करके आंसर निकल जाएगा ये। ठीक है, अब एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक इन द पोर्टफोलियो द सिस्टमेटिक रिस्क विल रिमेन द कांस्टेंट। सिस्टमेटिक रिस्क आपको चेंज नहीं होता, अनसिस्टमेटिक रिस्क डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। देखिएगा द करंट रेशियो, करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये आपको 4 दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये 30,000 दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये वैल्यू पुट करेंगे करंट एसेट निकल जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल, ये सारे वर्किंग कैपिटल हो सकता है। न्यू पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल काम के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं हो सकता है बिजनेस का। When total current asset exceed the total current liability, refer to the working capital. Current assets minus current liability, ये current assets exceed करेगा current liability से, तो working capital हमारा हो जाएगा। If the balance sheet of the assets of the rupees 10 lakh, current liability is 5 lakh, capital and reserve 2 lakh, what is the debt equity ratio? तो debt assets minus capital प्लस reserve liability हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 डेप्ट हो जाएगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगाया गया है डेप्ट डिवाइडेड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी। तो डेप्ट 3 आ गया है, 2 प्लस 3 दैट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 दैट इक्वल टू 0.66, नॉन ऑफ द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a project has upfront rupees 1 lakh cost, the weighted average cost of 12%, it's a net present value 10,000, which of the following statement is most correct? The project internal rate of return greater than 12%, exactly net present value आपका 10 लाख है, net present value greater than 0 है, तो IRR इंटरनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 12% है, तो IRR मस्ट बी ग्रेटर देन 12%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूज द इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन नंबर 56 है। यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ 56, द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन हाई वेरिएंस दिस, एवरेज रिटर्न आपका कितनी है कंपनी का, 19 और 12, तो एवरेज आपका ये हो जाएगा
15.5। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका एवरेज कितना 25, रिस्क फ्री कितना हो जाएगा इतना, बीटा ये है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज द शार्प रेशियो। शार्प रेशियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। एक होता है ट्रेनर रेशियो, ट्रेनर रेशियो, पोर्टफोलियो रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, बीटा पोर्टफोलियो 38% ये हो जाएगा। सपोज यू ओन टू स्टॉक्स A and B, year 1 and year 2. Year 1 stock has returned 2%, that is 9%. Year 2 this and this. What will be the high geometric average return? Geometric return का मतलब होता है रूट अंडर अगर 2 साल का है तो E into B, nth root of the product of the return, nth root of the product of the return that equal to, अगर सपोज कीजिए आपके पास A B C डॉट 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 n तक है तो nth रूट हो जाएगा, दैट इज ए बी सी डॉट डॉट एन, तो 1/n हो जाएगा। ये तो 2 साल का है तो 2 बार का रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा। तो स्टॉक बी का अब ज्यादा है। इन्वेस्टर मे बी विलिंग टू पे प्रीमियम फॉर स्टेबल डिविडेंड बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट्स ऑफ डिविडेंड, करंट इनकम, इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 59, which of the following factor most likely to explain why a company decides to increase its annual dividend? Average proportion of its shares owned by the institutional investors. Project financing is appropriate for which kind of project? Capital intensive project, capital intensive project के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस आपकी एप्रोप्रिएट होता है। ओके, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारी क्वेश्चन कंप्लीट किया जो आपकी स्टडी मटेरियल का है। ओके, थैंक यू क्लास।